मुझे हैरत यह है कि सरकार के मुशीर कौन है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुशीर कौन है जो उनको ऐसे मशवरे देते हैं। हिंदुस्तान ऐसा लग रहा है कि जैसे फिलिस्तीन हो गया हो, पत्थर पत्थर पत्थर, आग आग आग। कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ अग्निपथ की। मुल्क में अग्निपथ को लेकर के जिस तरीके से नौजवान खड़े हो गए हैं, और बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, राजस्थान हो और मुल्क के दूसरे और जो सूबे हैं, जिस तरीके से वहाँ नौजवान अग्निपथ के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है और अपने गुस्से को जाहिर कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, आगजनी कर रहा है, अग्निवीर बन गया है। अग्निपथ में भर्ती होने से पहले ही वो अग्निवीर बन चुका है। मैं किसी भी तोड़फोड़, आगजनी, तबाही और बर्बादी की हिमायत नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि सरकार आखिर क्यों ऐसी योजना बनाती है, सरकार ऐसे क्यों फैसले लेती है जो आवाम के ख़िलाफ़ होता है। आखिर जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, सिर्फ रेलवे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 700 करोड़ का नुकसान सिर्फ रेलवे की संपत्ति का हुआ है, रेलवे का हुआ है। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नौजवान है? और अगर नौजवान है तो क्या सरकार इन नौजवानों से 700 करोड़ रुपए वसूल कर पाएगी? करेगी जिस तरीके से मुसलमानों से वसूला जाता है, उनके खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या सरकार इन अग्निवीरों के खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई करेगी? आखिर सरकार ने इस योजना या इस मंसूबे पर अमल करने से पहले क्या किसी से मशवरा किया? क्या किसी से राय ली? क्या किसी से बातचीत की? आखिर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इस पर गौर किया? ये फैसले सरकार ले कैसे रही है? नोटबंदी का फैसला हो, लॉकडाउन का फैसला हो, सीए का फैसला हो, 3 कृषि कानून का फैसला हो, लैंड एक्विजिशन बिल हो, इस तरीके के न जाने कितने फैसले आप देखिए कि सरकार ले लेती है। जीएसटी का फैसला हो और उसके बाद वो संभाल नहीं पाती। मुझे हैरत यह है कि सरकार के मुशीर कौन है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुशीर कौन है जो उनको ऐसे मशवरे देते हैं, और एक मुल्क में नया बवाल खड़ा हो जाता है। हिंदुस्तान ऐसा लग रहा है कि जैसे फिलिस्तीन हो गया हो, पत्थर पत्थर पत्थर, आग आग आग। आखिर ये सब कहां थमेगा? आज सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को पत्थरबाज कहा जा रहा था कि क्यों पत्थर ये चलाते हैं, और इलाहाबाद और दूसरी जगहों पे तो बाकायदा बुलडोज़र लगा करके पत्थर हटवाए गए। कुछ लोगों के मकान बनने के लिए ईंटें रखी हुई थी, उन ईंटों तक को उठवा लिया गया कि दरअसल ये पत्थर चलाने के लिए ईंट थी। ऐसी बेवकूफ़ियाँ भी हुई हैं। लेकिन अब जब अग्निवीरों ने पत्थर चलाए तो अब कहाँ से पत्थर उठाए जाएंगे, कहाँ बुलडोज़र चलाए जाएंगे? ये सवाल किया जा रहा है। ये सवाल दरअसल बेवकूफ़ी की वजह से उठ रहे हैं। सरकार अपने फैसलों पर, अपनी पॉलिसीज पर गौर नहीं करती है, ऐसे गलत फैसले लेती है कि जिससे मुल्क जो है वो गुस्से में आ जाता है। नुपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल, अगर इन्होंने गलत बयानी की थी तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान दिया है कि बहती गंगा में सब हाथ धोने की कोशिश कर रहे थे। खाड़ी देशों ने जो आवाज उठाई उसके सिलसिले में उन्होंने कहा। सवाल यह है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और कार्रवाई बीजेपी ने 10 दिन बाद क्यों की? फिर सरकार ने क्या कार्रवाई की? सवाल यह है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, न सिर्फ देश का, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। क्या सरकार ने नुपुर शर्मा को जेल भेजने का काम किया? क्या कोई एक्शन लेने का काम किया?
क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ एक भी ट्वीट किया? क्या यह कह देना काफी है कि यह सरकारी पक्ष नहीं है? तो बहुत सारे मामलों में सरकारी पक्ष नहीं होता तो फिर कार्रवाई क्यों होती है? नहीं होनी चाहिए। सवाल सरकारी पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सवाल यह है कि गलत बात कही थी कि नहीं, और अगर कही थी तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं। लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जा रहा। लेकिन दुनिया ने देखा कि किस तरीके से तासुब के मुताबिक कार्रवाई होती है, एक खास तबके को कैसे टारगेट किया जाता है। अगर ऐसा ना होता तो जुमा के रोज ही उसी अंदाज से पत्थर चलाए अग्निवीरों ने, लेकिन क्या उनके खिलाफ उसी अंदाज से कार्रवाई हुई जैसे अगले जुमा को हुई थी? और क्या गोदी मीडिया ने उसी तरीके से चीजों को दिखाया, उसी तरीके से मीडिया ट्रायल किया? हमने तो नहीं सुना कि कितने नौजवान अब तक पकड़े गए और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने मुकदमे दर्ज किए गए, कहां कहां बुलडोजर चले। बल्कि मैंने ये सुना कि उल्टा बुलडोजर को आग लगा दी गई, रावण दहन कर दिया गया। तो इस पर AIMIM दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने लिखा अपने ट्वीट में कि जो रावण की चाल चलेगा वो रावण की मौत मरेगा। तो ये तो होता है, और जो गलत होगा उसका अंजाम भी गलत होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। तो बहरहाल हम तो यही दुआ करते हैं कि मुल्क में अमन व अमान रहे, लेकिन हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को ये मशवरा भी देंगे कि अपने मुशीरों पर गौर कीजिए। आप जो आपके साथ लोग खड़े हैं उन पर गौर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपको गलत मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि आप दिल से बड़े अच्छे इंसान लगते हैं। जिस तरीके से अपने दोस्त का जिक्र किया अब्बास का, और अपने बचपन की जो दास्तान सुनाई है, और अब्बास के लिए जो दिल में मोहब्बत जताई है, उससे तो यही लगता है, और कई बार आपके बयानों से भी लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं। मसलन जब गौ रक्षक का मामला आया था तो आपने कहा था कि 80% लोग जो है वो खराब है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया, नारा भी बहुत अच्छा था। आपने मन की बात शुरू की, वो भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन जब जमीन पर देखा जाता है तो कहीं दूर दूर तक उस पर अमल नहीं नजर आता, बल्कि उसके खिलाफ देखने को मिलता है। चाहे वो गुजरात 2002 हो या फिर इस वक्त मुल्क का जो माहौल है वो हो। आखिर इतना डिफरेंस क्यों है, क्यों इतना फर्क है? आप एक मजबूत हुकूमत लेकर के चल रहे हैं तो फिर आप कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं? आप क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी के शिकंजे में है और वो आपका इस्तेसाल कर रहा है, वो आपको गलत ट्रैक पे ले जा रहा है, देश को विकास की नहीं विनाश की तरफ ले जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वजह है कि आपके अपने ही अच्छे लोग आपसे दूर हो गए, आपके साथ नहीं रहे, तो फिर सबका साथ कहां? आज आपसे किसान नाराज है मोदी जी, आज आपसे नौजवान नाराज है मोदी जी, और माफ कीजिएगा मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान नाराज भी है और डरा हुआ भी है। और जिस देश की 25 से 30 करोड़ आबादी खौफ में हो, वो विकास देश नहीं कर सकता है। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्योंकि जो इंसान डरा रहता है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, वो ठीक से काम नहीं करता है, वो दिल से काम नहीं करता है, उसके अंदर वो जोश और जज्बा नहीं होता है काम करने का जैसा कि चाहिए। तो इसलिए मैं एक बार फिर ये कहूंगा कि जरूर आप गौर कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और कहीं आपको कोई गलत फीड तो नहीं दे रहा है, कहीं आपके कंधे पर रख के बंदूक तो नहीं चलाई जा रही। इस पर जरूर गौर कर लीजिए। शुक्रिया।